नमस्कार साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल सीरीज में आज हम लेके आए हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इससे पहले हम लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के 2 प्रैक्टिस सेट किए हैं, उस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं और अब आपको यहाँ पे साइंस का प्रैक्टिस सेट आज पहला देखने को मिल रहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने पहला सवाल, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए ऐसे ही सवाल यूपी जो पेट है बहुत सिंपल सवाल आते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते उसमें साइंस के, तो हमको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलने हैं। तो देखिए पहला जो इसका आंसर होगा एसआई यूनिट वो होगा न्यूटन। क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूटन। लेकिन कई बार सवाल को अगर घुमाया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। मास की यूनिट होती है केजी और एक्सिलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे ये यूनिट भी पूछ सकता है कई बार, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये तो साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में जो न्यूटन साहब ने दिया था, तो इसलिए उनके रेस्पेक्ट में यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट एक ही चीज़ है, तो आपको ये यूनिट भी ध्यान रखनी है। दूसरा सवाल है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए यहाँ पे अदिश राशि के बारे में पूछा गया है। तो स्केलर की बात करें तो जिसमें दिशा नहीं होती, ठीक है, जिसमें क्या दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन केवल उसका माप होता है। ठीक है, क्या होता है? माप होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें केवल इसका माप देखा जाता है, माप होता है, इसमें दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगेन क्या हो जाता है? एक डिस्प्लेसमेंट आपको फिर से क्या मिल जाएगा? एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी ऑप्शन, स्पीड। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन बोला है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम वेग का परिवर्तन करते हैं मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और उसको टाइम करते हैं, तो ये क्या बनता है? ये एक्सिलरेशन बनता है। ठीक है, जो वेग का परिवर्तन है उसका दर। देखिए ये है वेग का परिवर्तन और नीचे समय लगा दे तो ये हो जाएगा दर। तो ये होता है क्या? त्वरण होता है, एक्सिलरेशन होता है। चौथा सवाल हमारे सामने है, विच लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया। जड़ तत्व की व्याख्या कौन सा नियम करता है। तो इसके लिए हमारे पास जो न्यूटन का पहला जो नियम होता है वो इनर्शिया को बताता है। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक कोई चीज अगर रुकी है तो रुकी रहेगी और अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। ठीक है, तो ये इनर्शिया को एक्सप्लेन करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला सवाल है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। तो एसआई यूनिट पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं पेट में। तो यहाँ पे अगर देखें तो एसआई यूनिट जो वर्क होता है वो होता है जूल। ठीक है, जो कि एनर्जी के बराबर होता है। एनर्जी का और वर्क की जो यूनिट होती है वो एक ही होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। न्यूटन हमने को पता है, न्यूटन किसकी यूनिट है? न्यूटन है फोर्स की यूनिट। ठीक है, वॉट किसकी यूनिट है? पावर की। और पास्कल प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो आपको सारे यूनिट याद रखने हैं। अगला सवाल है, विच फोर्स कीप्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। ठीक है, मतलब कि ग्रहों को उनकी कक्षाओं में कौन सा बल बनाए रखता है। तो ये ग्रहों से बात है तो सीधी सीधी ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है G m1m2/r²। मतलब किसी भी दो बॉडी के बीच में जो डिस्टेंस है वो r होगी। ठीक है, और ये मास m1 और ये इसका मास m2 और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है g। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स का। अगला सवाल है, द वैल्यू ऑफ एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का माप क्या होता है। मतलब कि ये स्मॉल जी की बात कर रहा है। ठीक है, स्मॉल जी की बात कर रहा है, तो ये वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्चुअली में ये एक्सिलरेशन ही होता है। क्या होता है? त्वरण होता है, एक्सिलरेशन होता है। ठीक है, बस हम अगर वर्टिकल एक्सिलरेशन की बात करें तो वहां पे जी आ जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन।
अगला सवाल है विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। पदार्थ की किस अवस्था का निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं होता। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिक्विड, मतलब कि द्रव। अगला सवाल है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटम, परमाणु। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि विच पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज। किस कण पर ऋणात्मक आवेश होता है। नेगेटिव चार्ज किस पे। तो देखिए प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अभी आपने देखा कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो ओवरऑल इस न्यूक्लियस पे भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। अगला सवाल है द न्यूक्लियस ऑफ एटम कंटेन्स। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि एक जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसके चारों तरफ ऑर्बिट इस तरह से घूम रही होती है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, और एक होता है प्रोटॉन। एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है। तो देखिए अगर एयर की बात करें तो एयर में तो कई सारी चीजें गैसेस इसमें प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। दूध की बात करेंगे तो इसमें भी आपको फैट, पानी, कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। डिस्टिल वाटर ऐसी चीज है जिसमें आपको केवल केवल क्या मिलेगा, H2O मिलेगा और कुछ नहीं मिलता इसमें। तो ये एकदम प्योर सब्सटेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिल वाटर। मिट्टी में भी आपको कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पत्थर देखने को मिल जाएंगे, छोटे छोटे कण देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर हमारा डिस्टिल वाटर। अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। तो जो पानी होता है, पानी अगर भाप बन जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। अगला सवाल है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखिए बायोलॉजी के बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, एटीपी बनता है। एटीपी बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी कई बार पेपर में पूछ लेगा आपसे। अगला सवाल है द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, क्योंकि सेल सबसे छोटा होता है, उससे सेल्स को मिला के बनता है टिश्यू, और टिश्यू के बाद फिर बनता है ऑर्गन, ठीक है, और ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। अगला सवाल है विच ऑर्गेनेल कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। कौन सा कोशिकांग कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। अगला सवाल है प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल मेड मेनली ऑफ। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो देखिए अगर आप सेल वॉल की बात कर रहे हैं, है ना, सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। और अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये बना होता है लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड एंड प्रोटीन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट। तो देखिए अगर आप पानी की बात करेंगे, वाटर, तो एक टिश्यू होता है जाइलम, ठीक है, कौन सा, जाइलम। और अगर फूड की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है फ्लोएम, ठीक है। तो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम और फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। तो हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम, ऑप्शन बी। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको जस्ट बताया, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। अगला सवाल है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो पत्ता होता है, ठीक है, उसमें अंदर की तरफ आता है CO2 और बाहर जाता है O2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट, ग्रीन पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, मेलानिन हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। तो पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल है विच डिजीज कॉज बाय वायरस, निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस है, क्षय रोग है, ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, टाइफाइड भी सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पोलियो है जो कि किससे होता है? वायरस से होता है। और कोलेरा फिर किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो आपको बैक्टीरिया वाले भी याद रखने हैं और वायरस भी। तो करेक्ट आंसर में यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो पोलियो याद रखना है, वायरस से होता है। अगला सवाल है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल बनाने में कौन यूज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ईस्ट। जो खमीर होता है ये अल्कोहल हो गया, चाहे ब्रेड हो गया, ठीक है, चाहे बियर हो गया, इन सब को बनाने में ये काम आता है। ठीक है, तो जब ईस्ट जब क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जब रेस्पिरेशन करता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल निकल सकता है। ठीक है, अल्कोहल निकलता है जिसको हम इथेनॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनॉल निकलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में सहायता करता है? तो इसमें जो प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स हेल्प करता है कि ब्लड क्लॉटिंग करता है, ताकि जो ब्लड है वो शरीर से बहुत ज़्यादा बाहर ना निकल जाए। इसके अलावा अगर ऐसा ही क्वेश्चन विटामिन को लेके भी आता है, तो उसमें अगर विटामिन से पूछा जाए तो विटामिन के याद रखिएगा, विटामिन के भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगला सवाल है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, किडनी के अंदर जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको वो स्ट्रक्चर दिखेगा। कई बार डायग्राम दिखा के भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको वो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ऐसा दिखता है कुछ नेफ्रॉन। ठीक है, इसको ऊपर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। ये आता है पीसीटी, देन ये आता है हेनलेज लूप, फिर ऊपर वाला ये आता है डीसीटी, फिर ये आता है कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पार्ट्स भी आपको याद होने चाहिए इसके। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला सवाल है विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, धातु की तनु अम्ल से अभिक्रिया पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। मैं आपको एक रिएक्शन भी लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि जिंक है। ठीक है, जिंक जब HCl है ना, HCl से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है अ सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 7 इज कम, 7 से कम पीएच वाला विलयन होता है। तो देखिए जो हमारा पीएच स्केल होता है वो इस तरह से एक 0 से लेकर 14 नंबर लिखे होते हैं उस पर। ठीक है, 14 नंबर लिखे होते हैं। तो 0 से लेकर के अगर 7 के बीच में है तो आपका ये एसिड होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। और 7 से अगर ऊपर चले जाता है तो बेसिक होगा। ठीक है, तो ऐसे जाने पे इसकी एसिडिक जो प्रॉपर्टी है वो घटती है और ऐसे जाने से जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है कि 7 से कम, तो 7 से कम वाला क्या होता है? एसिडिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल है बेकिंग सोडा इज केमिकली नोन एज, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यहाँ पूछा गया है हमसे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, कई बार आपको फॉर्मूले के फॉर्म में पूछेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरीके से लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह से एक्सेप्शन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पारा, मतलब कि मरकरी। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, निम्न में से कौन अधातु है? तो देखिए यहाँ पे सोडियम तो एक मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है, लेकिन सल्फर देखे तो एक पाउडर की तरह होता है। ठीक है, येलो येलो पाउडर की तरह होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर। सल्फर क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, कैल्शियम भी क्या है? मेटल है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल है द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद जिंक इज कॉल्ड। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, ताकि लोहे को कोरोजन से बचाया जा सके, रस्टिंग से बचाया जा सके, इसलिए ये काम किया जाता है। अगला सवाल है विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल पूछा है द फंक्शनल ग्रुप COOH इज कॉल्ड। COH क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो देखिए अल्कोहल का अगर आप देखें तो ये सिंबल होता है इसका OH। ठीक है, एल्डिहाइड का होता है CHO। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, और यही हमसे पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की बात करें तो इसका होता है CO। ठीक है, अगला सवाल है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का हमसे रासायनिक सूत्र पूछा है। तो मीथेन क्या होता है? जिसमें एक कार्बन हो और एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। H मतलब कि CH4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 2 कार्बन से होता है इथेन। ठीक है, 2 कार्बन का इथेन होता है, इसी तरह आगे बढ़ता चला जाता है। अगला सवाल है विच प्रोसेस कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए ग्लूकोज से अगर हम एनर्जी बना रहे हैं तो एनर्जी तब बनती है जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो ये क्या है? रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के बोला है, विदाउट ऑक्सीजन, तो ये किस में आ जाएगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। अगर ऑक्सीजन के साथ बोलता तब एरोबिक होता, लेकिन बिना ऑक्सीजन के बोला है तो क्या हो जाएगा? एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। अगला सवाल है द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स इन मेनली। पौधों की वृद्धि के लिए मुख्य हार्मोन क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें, ये जो 3 हार्मोन है, इंसुलिन और थायरोक्सिन और एड्रेनलिन, ये तीनों जानवरों में निकलने वाले हार्मोन है, तो पौधों में नहीं है। तो इकलौता बचा है हमारे पास ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो होता है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला सवाल है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय नियंत्रित करता है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेरेबेलम हो जाएगा। ठीक है, सेरेबेलम जैसे बच्चा लिखता है, लिखना सीखता है, चलना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है, तो उसमें सेरेबेलम आएगा। ठीक है, घुमा के भी आपसे पूछ सकता है। सेरेब्रम जो होता है ये हमारे किसके लिए होता है? IQ के लिए होता है। ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसके लिए होता है सेरेबेलम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेरेबेलम। सेरेब्रम अलग है, सेरेबेलम अलग है। बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ पे याद रखिए बेलम, बेलम से याद रखिए बैलेंस। ठीक है, तो जहां पे बेलम आएगा वहां पे आप बैलेंस वर्ड याद रखिएगा। अगला सवाल है इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है? ये ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है, नहीं तो कौन सी बीमारी, अगर ये खराब हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। अगला सवाल है द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अनुवांशिकता का मूल इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जीन। ठीक है, जीन। देखिए जो डीएनए होता है ना, डीएनए के ऊपर भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पीस लगे होते हैं इस तरह से, जिनको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन है। तो देखिए अगला सवाल है डीएनए स्टैंड्स फॉर। डीएनए का पूरा नाम पूछा है, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और अगर आरएनए का पूछे आपसे, आरएनए का हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा कठिन लग सकता है। विच नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट आरएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है जो आरएनए में नहीं होता? तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस लगा होता है वो होता है थाइमिन, और इसकी जगह आरएनए में इसकी जगह लगता है यूरासिल। अगला सवाल है इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो देखिए ये समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, जो मदर के पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स और एक्स होता है। ठीक है, और फादर के पास जो क्रोमोसोम है वो एक्स और वाई होता है। तो अगर दोनों को 50-50% भेजना है, अगर मदर हर बार क्या भेजेगी? वो तो एक्स ही भेजेगी, तो उस पर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो हर बार यहां से क्या आएगा? एक्स आएगा। लेकिन फादर से अगर एक्स आया, ठीक है, तो ये गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, लेकिन अगर
मदर से एक्स आया और फादर से क्या आ गया, वाई आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फादर ओनली। अगला सवाल है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। तो देखिए मायोपिया के लिए यहाँ पे जो लेंस यूज किया जाता है वो क्या आता है, कनकेव लेंस। कौन सा, कनकेव लेंस यूज किया जाता है। मायोपिया में दूर का नहीं दिखता, और एक और बीमारी होती है हाइपरमेट्रोपिया, उसमें पास का नहीं दिखता है। अगला सवाल है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो ठीक इसका उल्टा सवाल है पिछले वाले का, तो उसमें कनकेव था, तो इसमें कन्वेक्स लेंस यूज होगा हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए। हमारा अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई पूछी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ठीक है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बहुत ज्यादा जरूरी है, वी इक्वल्स टू आई आर, जिसमें वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आई करंट होता है और आर रेजिस्टेंस होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वी इक्वल्स टू आई आर, ए ऑप्शन। अगला सवाल है विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये करने वाला जो डिवाइस होता है वो होता है इलेक्ट्रिकल मोटर। कौन, इलेक्ट्रिकल मोटर ये काम करता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगला सवाल है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ बार मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम। तो जैसे अगर हम एक बार मैग्नेट बनाए, ठीक है, और बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, तो अगर इसे आप मैग्नेटिक लाइंस देखेंगे तो बाहर की तरफ मैग्नेट के, तो नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, ऐसे नॉर्थ से साउथ जाती है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ, बी ऑप्शन। अगला सवाल है विच एनर्जी सोर्स इज रिन्यूएबल, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीनीकरणीय है, मतलब कि जिसको दोबारा यूज कर सके। तो कोल एक बार खत्म हो जाएगा तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, पेट्रोलियम भी यूज नहीं कर पाएंगे, सोलर एनर्जी है जो कि दोबारा यूज की जा सकती है, और जो कि आजकल हम लोग खूब सोलर पैनल भी लगाते हैं। इसलिए आज का आखिरी सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, निम्न में से कौन जैव अपरिघटनीय है, मतलब जिसको नेचर अपने आप खत्म कर देता है। तो प्लास्टिक बैग इसका आंसर नहीं होगा, ग्लास बॉटल भी इसका आंसर नहीं होगा, वेजिटेबल वेस्ट जो होता है वो नेचर उसको खुद से डिग्रेड कर देता है, ठीक है, ये भी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगे होंगे और समझ में आए होंगे। पेट में ऐसे ही सवाल आते हैं, हम बहुत जल्दी इसका अगला सेट भी लेके आएंगे। धन्यवाद।